नमस्कार। उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्राम प्रधान चुनी गई 21 साल की प्रियंका नेगी की बड़ी चर्चा हो रही है। वो चमोली जिले में गैरसैंण ब्लॉक के सारकोट गांव की प्रधान निर्वाचित हुई हैं। हालांकि इनके पिता राजेंद्र नेगी भी 2 बार ग्राम प्रधान रह चुके हैं, लेकिन प्रियंका नेगी की इसलिए भी चर्चा हो रही है क्योंकि वो उस सारकोट गांव की प्रधान निर्वाचित हुई हैं जिसे कि मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम घोषित किया गया है। मतलब जिसे लोग मुख्यमंत्री का गोद लिया हुआ गांव भी कहते हैं। प्रियंका नेगी को मीडिया में ऐसी सुर्खियां मिल रही हैं कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब ने फोन करके नवनिर्वाचित प्रधान प्रियंका से बातचीत की, उसे शाबाशी दी, उसे देहरादून आने का न्योता भी दिया। हाँ प्रियंका, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा रिजल्ट देखा अभी कल आपका। जी सर, धन्यवाद सर। चलिए, बहुत अच्छा बनाना है सारकोट को हम लोगों को, है ना? जी सर। हाँ। लेकिन इस बार के पंचायत चुनाव में सिर्फ प्रियंका नेगी ही इकलौता उदाहरण नहीं है जो कि ग्रेजुएट हैं और कम उम्र में ही ग्राम प्रधान या क्षेत्र पंचायत सदस्य या जिला पंचायत सदस्य बनी हैं या बने हैं। उधम सिंह नगर जिले के जसपुर की ग्राम पंचायत राजपुर में तो BA सेकेंड ईयर की छात्रा 20 साल की इल्मा परवीन प्रधान चुनी गई हैं। पौड़ी जिले में हमारे गांव के पास असनोली ग्राम सभा है, वहां की 21 साल की हेमंती को ग्राम प्रधान चुना गया है। वो MA फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। चंपावत जिले में ग्राम पंचायत शक्तिपुर बुंगा से 21 साल की तनुजा बिष्ट ग्राम प्रधान बनी हैं। उन्होंने हाल ही में BSc की पढ़ाई पूरी की है। टिहरी गढ़वाल जिले के थौलधार विकासखंड की पट्टी गुसाई की ग्राम सभा नकोट में 21 साल की कुमारी कंचन ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया ब्लॉक के कोटड़ा टेड़ा गांव से 21 साल के निकिता BDC मेंबर बनी हैं। पौड़ी जिले के पाबो ब्लॉक के कुई गांव में 22 साल की साक्षी ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। उन्होंने BTech किया हुआ है, मतलब इंजीनियरिंग की हुई है। चमोली जिले में ग्राम पंचायत बणद्वारा में 23 साल के नितिन प्रधान बनी हैं जो कि गोपेश्वर PG कॉलेज में MA के छात्र हैं। तो इस बार के पंचायत चुनाव में ये जो ट्रेंड उभर कर आया है कि 20, 21, 22 साल की जिस उम्र में सपने कुलांचे मार रहे होते हैं, किसी अच्छे प्रोफेशन या किसी चमकदार जॉब की तलाश होती है या तैयारी होती है, करियर की उड़ान की फिक्र होती है या हायर स्टडी की प्लानिंग करनी होती है, उस उम्र में हमारे पहाड़ में कई यूथ ने अपने गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने को तवज्जो दी या BDC मेंबर या जिला पंचायत सदस्य बनने को तरजीह दी। इस ट्रेंड से क्या पता चल रहा है? ये किस तरह का संकेत माना जा सकता है? क्या ये शुभ संकेत है या इसमें खतरे भी निहित है? क्या इस ट्रेंड के कोई दूसरे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक पहलू भी हैं जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है? इन सारे सवालों, इन सारी आशंकाओं पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ देहरादून से एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। उनका परिचय करा दूं। जाने माने स्कॉलर, समाजशास्त्री डॉक्टर प्रेम बहुखंडी, जो कि भले एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उत्तराखंड में पंचायत चुनाव को उन्होंने बहुत करीब से देखा है, लेकिन वो स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, बहुत पढ़ाकू आदमी हैं, जमीन पर काम कर रहे हैं। हमारे पहाड़ के इस समाज को देखने समझने का उनका अपना एक अलग नजरिया है, तो उनसे बेहतर इस मसले को कोई और नहीं समझा सकता है। तो डॉक्टर प्रेम बहुखंडी, बहुत स्वागत सर आपका। बहुत धन्यवाद, समय निकाला आपने। इस पंचायत चुनाव में एक दिलचस्प चीज ये देखने को मिली है कि जो 20-21 साल के युवा हैं, लड़के हैं, लड़कियां हैं, जो कि कॉलेजों में, यूनिवर्सिटीज में उच्च शिक्षा ले रहे हैं और या प्रोफेशनल ट्रेनिंग कर चुके हैं, इंजीनियरिंग की डिग्री ले चुके हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी हैं, वो ग्राम प्रधान का चुनाव लड़ने आ गए, क्षेत्र पंचायत का चुनाव लड़ने आ गए, जिला पंचायत का चुनाव लड़ने आ गए। इनमें से कई जीत भी गए हैं। तो किस नजरिए से इसे आप कैसे देख रहे हैं इस ट्रेंड को, डॉक्टर बहुखंडी? आप पत्रकार हैं तो आपको ये इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा होगा। मैं एक समाजशास्त्री हूं तो मुझे ये चिंताजनक दिखाई दे रहा है। अच्छा। मैं आजकल लाइफ स्किल, जीवन कौशल पे थोड़ा काम कर रहा हूं, जो WHO के नॉर्म्स हैं उसके ऊपर एक बुकलेट लिख रहा हूं। मैं ये देख रहा हूं कि जो डिसीजन मेकिंग है, जो इनका डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस था कि उन्होंने चुनाव लड़ना है, क्या उनको पता था कि वो चुनाव लड़ रहे हैं तो इसमें आगे क्या होने वाला है? क्या उन्होंने फ्यूचर प्लान डेवलप किया हुआ है? हम जब ग्रेजुएशन करते हैं तो हमको पता होता है कि हमने BA कर लिया है, अब इसके बाद हम MA करेंगे, या BA के बाद हम फला फला परीक्षा देंगे और ये चीज होगी।
यहाँ पर मेरी जो चिंता की बात ये हो रही है कि इन्होंने जो 21-22 साल 23 साल के बच्चे लड़के लड़कियां ये चुनाव लड़े हैं, क्या ये इन्होंने खुद का डिसीजन था? क्या ये जो डिसीजन मेकिंग इनकी है, क्या इन्होंने खुद से डिसीजन मेकिंग करी है, या इनके डिसीजन को किसी और ने इन्फ्लुएंस किया, किसी और व्यक्ति ने कहा कि यार तू खड़ा हो? अच्छा, इसमें दो बातें। पहली बात यह कि हमारे राज्य के सबसे सीनियर मोस्ट लीडर हैं हरीश रावत। हरीश रावत जब बताते हैं, अपना खुद ही बताते हैं किस्सा, कि जब वो लॉ कर रहे थे तो इनके गांव के अंदर कुछ ऐसी घटनाक्रम हुआ कि जिस घटनाक्रम में इनको कहा गया कि आप उपाध्यक्ष बनोगे, प्रधान बनोगे गांव के, क्योंकि ये पढ़े लिखे थे और जो प्रधान जी थे वो कम पढ़े लिखे। तो शर्त प्रधान जी ने एक ही शर्त में प्रधान बनना पद स्वीकार किया। वे बैक 70s की बात है, अर्ली 70s की बात है। इसी शर्त में प्रधान बनने के लिए तैयार हुए कि ये उप प्रधान बनेंगे। बाद में घटनाक्रम ये हुआ कि ये ब्लॉक प्रमुख बने। ठीक है, लॉ हुआ और ये पूर्व मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री भी बन चुके हैं, केंद्रीय मंत्री बन चुके हैं, लेकिन ये अकेले व्यक्ति और लॉ भी किया इन्होंने उस बीच में, ये अकेले व्यक्ति हैं। आज जिस बड़े पैमाने पर ग्रेजुएट 20-22 साल के बच्चे चुनाव लड़ रहे हैं, वो लोग कौन है? क्या उन्होंने के डिसीजन खुद का है या उनको किसी ने थोप दिया, किसी अपनी एस्पिरेशंस थी, कोई दूसरे को नीचा दिखाना था, इस वजह से इनको लड़ाया गया? ये एक समाजशास्त्रीय सवाल। मेरी चिंता की बात यह है कि पिछले चुनाव में, अभी जिस जगह में बैठा हूं इसी जगह में मुझसे एक लड़का मिलने आया, 22-23 साल का, वो प्रधान बना था। वो कुछ अपने डेवलपमेंट का कुछ आइडिया था उसके पास, फ्रूट प्रिजर्वेशन को लेकर मेरे से उससे डिस्कस करने आया था। मुझे उस आइडिया में बहुत दम नजर नहीं आया, बात खत्म हो गई। 2 साल बाद मैंने उसे, मेरे को मिला, मैंने पूछा कहाँ हो आजकल? कह रहा भाई साहब देहरादून रह रहा हूँ। मैंने कहा तुम तो प्रधान बने थे। कह रहा भाई साहब प्रधानी गई भाड़ में, बड़ी मुश्किल से यहाँ तो हो रहे, क्या रहे 26-27 साल का हो गया, शादी नहीं हो पा रही। अब वो जो है देहरादून में रह के प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं। ये तो लड़के 20-21 साल के हैं, अगर ये 25-26 साल तक, अच्छा 3,000 रुपए शायद इसमें कुछ मानदेय मिलता है, 3,000 में गुजारा कैसे चलेगा? इसी राज्य में 2 बड़े इंटरेस्टिंग कैरेक्टर चुनाव लड़े हैं इस बार। विमला गुंजियाल जी जो पूर्व डीजीपी हैं, वो चुनाव प्रधान बनी अपने गांव की गुंजी की, और कर्नल यशपाल नेगी बने हैं। दोनों रिटायर्ड लोग हैं। मैं मान के चल रहा हूँ कि यशपाल नेगी जी के सामने किस व्यक्ति की हिम्मत है कि वो भ्रष्टाचार की बात कर भी पाएगा? किस व्यक्ति की हिम्मत है कि वो इनसे पैसे मांग पाएगा या कोई गड़बड़ कर पाएगा? या विमला गुंजियाल जी पूर्व डीजीपी के सामने, आईपीएस रही, उनके सामने, दोनों वरिष्ठ हैं, दिखने से भी वरिष्ठ हैं, उम्र से भी वरिष्ठ हैं, कद और पद से भी वरिष्ठ हैं। ये जो 21-22 साल के बच्चे हैं, क्या इनके सामने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार नहीं होगा? क्योंकि इनकी खुद की 3,000-4,000 मानदेय में तो इनका गुजारा चलने से रहा। अपना करियर है इनके पास, जिंदगी है बड़ी पड़ी हुई, अभी इनको शादी करनी है, ब्याह करना है, फ्यूचर बनाना है। तो क्या ये एक भ्रष्टाचार के दलदल में फंसाने की एक साजिश तो नहीं है इनको? अभी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि है ही ऐसा, मैं कह रहा हूँ कि समाजशास्त्रीय अध्ययन है, इस पर अध्ययन और करना पड़ेगा। क्या इसको फंसाने की एक साजिश है? क्या अगले 2-3 साल में जो घाघ किस्म के वीडियो हैं, जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, घाघ किस्म के पंचायत सचिव हैं, घाघ किस्म के ब्लॉक के जो अधिकारी हैं, जिनकी उम्र 50, 55, 52 हो गई है, वो इनको अपने माया जाल में, अपने जाल में उलझा नहीं देंगे? अगर इनको उलझा दिया तो वो तो निकल लेंगे, इनका क्या होगा? वो तो जानते हैं कि कैसे उन्होंने कई प्रधानों को खा लिया है, तो इनको भी खा जाएंगे। लेकिन मेरे सामने मानव संसाधन के जो उसके प्रॉपर इस्तेमाल की जब सवाल है, वो खड़ा होता है। ये मैं यहाँ पे मैंने आपकी फेसबुक पेज पोस्ट में देखा है जिसमें आप लिख रहे हैं कि ये मानव संसाधनों, खासकर मानव संसाधनों के उचित उपयोग से जुड़ा हुआ मामला है। तो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करें डॉक्टर साहब कि क्या इसमें आप कहना चाह रहे हैं कि मानव संसाधनों के उचित उपयोग का मामला? जी, मैं अभी एक मित्र से बात कर रहा था, ओएनजीसी में बहुत सीनियर पोजीशन में। वो कह रहे थे कि ये एक नया इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है प्रधानमंत्री जी की वजह से। वो जियो फिजिसिस्ट हैं, उनके पास कह रहे हैं कि मेरे पास 10वीं पास, बीए पास, 12वीं पास पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चे आ गए, मैं उनको करूंगा क्या? इंटर्नशिप में एक जियो फिजिस्ट करेगा क्या उनका? वो तो ओएनजीसी तो जिस तरह का काम करता है, वो 10वीं पास का क्या करेगा? कह रहा डाटा एंट्री उनको आते नहीं है, उनको मैं फील्ड में ले जा नहीं सकता हूँ कि रिस्क फैक्टर है, 5,000 रुपए मिल रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर है, मैं ये कह रहा हूँ कि एक बच्चे ने 20-22 साल वाले ने बीटेक किया, कोई लड़की ने शायद बीटेक किया, वो कह रहे हैं कि बीटेक जो है, अब वो बीटेक है, ये इस वक्त क्या वो बीटेक का इस्तेमाल करेगी ग्राम सभा के विकास में? ये बड़ा प्रश्न है। बीटेक किया था उसने, क्योंकि बीटेक की एक सीट उसने ली थी, उसमें कुछ पैसा खर्च हुआ था। और जो लोग ये शिक्षा मान के चलते हैं कि हम अपने बाप के पैसों से पढ़ाई कर रहे हैं, उनको मैं बार बार भी कहता हूं कि आप अपने पैसों से पढ़ाई नहीं कर रहे होते।
समाज के पैसों से पढ़ाई कर रहे हो, तो समाज ने एक इंस्टीट्यूशन क्रिएट किया होता है, समाज ने ज्ञान का विकास किया होता है, समाज ने एक बिल्डिंग क्रिएट करी होती है, समाज ने टीचर्स की सैलरी दे रहे होते हैं, उसमें आप छोटी से कंट्रीब्यूशन करते हो, 0.5%, 0.00%, 1% करते हो, उस फीस में आप पढ़ते हो। वो जो बीटेक किया हुआ है, क्या आप उसका प्रॉपर इस्तेमाल कर पाएंगे, या उसका इस्तेमाल इस वक्त किसी इंडस्ट्री में होना चाहिए? ये दूसरा प्रश्न है। तो मानव संसाधन, ये जो जिस उम्र के बच्चे ये हैं, इस उम्र के बच्चों को देश के दूसरे विकास कार्यों में इन्वॉल्व होना चाहिए, उनको इंटर्नशिप करनी चाहिए। 4-5 साल वो इंटर्नशिप करते, चाहे वो पॉलिटिकल इंटर्नशिप करते, समझते कि डेवलपमेंट का मॉडल क्या है, ग्राम सभा का मॉडल क्या है। क्या उनमें से आप पूछ लीजिए 29 कौन से विभाग हैं जो पंचायतों के पास हैं, आप उनसे पूछिए कि 11वीं अनुसूची क्या है, उनसे पीछे से 73वां 74वां जो संविधान संशोधन उसके पीछे क्या है, उनसे पूछिए कि जो स्वराज का, ग्राम स्वराज का जो पूरा कॉन्सेप्ट है, पूरी अवधारणा है, वो क्या है। ये सारी मिसिंग है। और ये अब क्यों, कल के बाद मैं पिछली बार पंचायत राज की तरफ से ये जो ट्रेनिंग दी जाती है प्रधानों को, उस ट्रेनिंग में एज ट्रेनर गया। मजे की बात है कि मैं 3 दिन की ट्रेनिंग में बैठा और कोई प्रधान ट्रेनिंग लेने को तैयार नहीं है मेरे से। सरकार ने मुझे भेजा है, सरकार मुझे पैसे दे रही है, क्योंकि उनको कहना है कि अरे हम प्रधान बन गए, अब हमको क्या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ रही है। अब तो अच्छा, उनको भी पता है कि वो असली खिलाड़ी तो पंचायत सचिव और असली खिलाड़ी तो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस। ये तो मानव संसाधनों के उचित उपयोग की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरा इस्तेमाल कहाँ हो सकता है। हाँ, लेकिन डॉक्टर साहब इससे बुनियादी लेवल पे ही मतलब यही क्यों उम्मीद रखें? तो ऊपर से ही चीजें होनी चाहिए। हम क्यों उम्मीद रखें कि जो ग्राम प्रधान है उसको सब चीजें समझ में आनी चाहिए? 11वीं अनुसूची या पंचायती राज एक्ट या तमाम चीजें जो भी कायदे कानून है वो सब पढ़ा लिखा होना चाहिए। हम केवल उसी से क्यों उम्मीद रखें? हम विधायक तो इसलिए नहीं, ऐसे नहीं चुनते कि भाई इसको सब चीजें पता होनी चाहिए। तो हम उससे ज्यादा अपेक्षा क्यों कर रहे हैं डॉक्टर साहब? हम सबसे अपेक्षा कर रहे हैं, मतलब सिर्फ उसी अपेक्षा नहीं कर रहे। मैंने इस चुनाव में, मैं अकेला व्यक्ति था मुझे लगता है संभवतः पूरे स्टेट में, जिसने 74वें 75वें संशोधन की बात करी, जिसने 11वीं अनुसूची की बात करी, जिसने 29 उसकी बात करी, ये होने चाहिए, जिसने प्रधानों के कामों की बात करी, जिसने आंगनबाड़ी और आशा वर्कर की बात करी, जिसने मनरेगा के मैनेजमेंट की बात करी। मैं ये कह रहा हूँ कि पता उनको भी होना चाहिए जिन्होंने क्षेत्र पंचायत लड़ा है, पता इनको भी होना चाहिए, बिमला गुंजियाल जी को भी होना चाहिए, और कर्नल यशपाल नेगी जी को भी होना चाहिए। पर कर्नल यशपाल नेगी जी और बिमला गुंजियाल जी से मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि दोनों इतने ऊंचे पद से आए हैं, जितने सीनियर लोग हैं, कि उनके सामने किसी के भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं होगी। अगर कोई बोलेगा तो वो तुरंत सवाल पूछे, ये बताओ क्या होता है। 21 साल 22 साल 24 साल वाला बच्चा नहीं पूछ पाएगा उस 55 साल 52 साल के सचिव से और ब्लॉक के दूसरे अधिकारी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं होपफुल हूँ कि ये आज ही से पढ़ना शुरू कर दे। 29 विभाग कौन कौन से। कर्नल यशपाल नेगी ने मुझे फोन किया कि भाई मैं तो फौज का अफसर रहा हूँ, मुझे तो युद्ध करना आता है, मुझे बंदूक चलानी आती है, ये 29 विभाग क्या है तुम मुझे बता दो। बाकी किसी प्रधान का फोन नहीं आया मेरे पास। बिमला गुंजियाल जी ऑफकोर्स पढ़ना शुरू कर चुकी होंगी कि ये 29 विभाग कौन कौन से, तो पढ़ना शुरू करेंगे उनके प्रधान के काम क्या क्या है। लेकिन इनमें से जो यंगस्टर्स हैं, इनमें से 30 के डाउन वाले या 25 से नीचे वाले कोई नहीं पूछेगा। मेरे को ये बात की चीज। हाँ, तो आप ही के पोस्ट से मैं जो है आपकी तरफ मुखातिब हूंगा। आप कह रहे हैं कि ये वाकई मोटिवेशन है या किसी बुजुर्ग महारथी ने अपनी अतिरिक्त आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए इनके भविष्य से खिलवाड़ किया है। तो डॉक्टर साहब, इसमें आपको मोटिवेशन वाला फैक्टर क्यों नजर नहीं आ रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि मतलब ये शायद किसी और के रोपे गए और के थोपे गए लोग हो सकते हैं? हमारे एक मित्र हैं पत्रकार, नाम लूंगा शायद मुझसे नाराज हो जाएंगे। नारा था कि सबको देखा बारी बारी, अब की बार फलाने की बारी। समझ रहे हैं? ये हमारे मित्र हैं, ठीक है। बाकी जगह में हम देख रहे हैं कि देहरादून में तो ये खबर है कि बड़े पैमाने पर खासकर मुस्लिम क्षेत्रों में लोगों ने प्रत्याशी का फोटो भी नहीं लगा रखा, सिर्फ उनके पति का फोटो। पर्वतीय क्षेत्र में जहां चुनाव लड़ रहे हैं वहां लोग ये नहीं बताने को तैयार है कि चुनाव कौन लड़, प्रधान का चुनाव कौन लड़ रहा है। एक हमने उनके साथ देखा, बीजेपी के लीडर हैं अपने, क्या नाम उनका, चौपाल जी, वो एक लड़के को माला पहना रहे हैं कि महिला प्रधान चुने गए। मोटिवेशन यहाँ पर निसंदेह वो महिला अपने दम पर चुनाव नहीं लड़ी, अपनी इच्छा से चुनाव नहीं लड़ी। कई जिला पंचायत के लेवल पे वो लोग चुनाव लड़े हैं, मतलब उन्होंने उनको चुनाव लड़ा है जिनकी जो खुद नहीं जीत पाए, जिनकी अतृप्त आत्माएं थी, अतृप्त इच्छाएं थी, जो खुद लड़ना चाह रहे थे, कहा मैं नहीं लड़ पा रहा, चल मेरी बीवी है, कोई और मेरी रिलेटिव है, वो चुनाव जीते।
तो यहाँ पर जब होता ठीक है वो तो चल जाएगा, 45, 47, 48 साल की महिला है, वो धीरे धीरे सीख जाएगी। मैं उसको उतना गलत नहीं मान रहा हूँ जितना गलत मैं यहाँ पे मान रहा हूँ कि किसी बुजुर्ग ने, दादाजी ने, वो चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं किसी वजह से, क्योंकि हाई स्कूल पास नहीं है या 3 बच्चे हैं या कुछ और कारण है, उन्होंने 21 साल 22 साल के बच्चे को, जिसका भी करियर बनाने का फ्यूचर। अच्छा आप सोचिए ये 5 साल बाद क्या करेंगे। अभी ये सोचिए कि अगले 3 साल में इनका 3,000 रुपए में गुजारा तो नहीं चलने वाला महीने से, तो ये क्या चले, अपना गुजारा कैसे चले, करियर बनाना है ना, तो कैसे गुजारा चलाएं भाई। आज की डेट में मान लो, मैंने फिर वही विमला गुंजियाल जी या कर्नल साहब की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों की पेंशन आ रही है, वो इतनी पेंशन आ रही है कि गांव का विकास भी कर देंगे उसी पेंशन। लेकिन जो 20-22 साल का बच्चा है जिसकी कोई पेंशन नहीं आ रही, जिसका कोई मकान भी नहीं है, वो अपने माँ पिताजी के मकान में रह रहा है, लड़की है जिसको शादी करके दूसरे घर में जाना है, उसको बाकी स्किल सीखनी है, उसको कुछ और काम सीखने हैं, उसका 3,000 से गुजारा कैसे चलेगा। तो वो मोटिवेशन कौन सा है जिसने ये कहा यार 3,000 तो बात की बात है, बाकी देख लेंगे। वो बाकी देख लेंगे का जो प्रश्न है वो कौन लोग थे जिन्होंने बाकी देख लेने का सवाल खड़ा किया। असली बात हो गया ना, मुझे माना 3,000 में गुजारा नहीं चल रहा, मैं आज की डेट में कोशिश करूं कि भाई मुझे 3,000 में गुजारा चल, मुझे पता है 2 दिन 3 दिन चलता नहीं है इससे काम। 10 बार ब्लॉक ऑफिस जाना है पर्वतीय क्षेत्र में। मैंने पहले भी शायद आपसे चर्चा हुई इस बारे में कि महिलाएं नेतृत्व में इसलिए नहीं आ पा रही हैं क्योंकि हमारे ब्लॉक हेडक्वार्टर में या जिला हेडक्वार्टर में उनके रहने के लिए कोई सुरक्षित व्यवस्था नहीं है, वर्किंग वुमेन हॉस्टल नहीं है दोनों जगह में। इसलिए मैं बहुत साल से कह रहा हूँ कि वर्किंग वुमेन हॉस्टल ब्लॉक में भी होने चाहिए और जिले में भी होनी चाहिए, ताकि महिला नेतृत्व, खासकर ये जो प्रधान है या जो हमारे सरकारी नौकरियों में भी जो महिलाएं काम कर रही है, वो आए और सुरक्षित जगह में रात 1 रात 2 रात गुजार सके। ये लड़कियां जो यंग बनी हैं ये कैसे जाएंगी और कैसे रहेंगी? इसका मतलब कोई और साथ जाएगा, बाप जाएगा, ताऊ जाएगा, दादा जाएगा, कोई ना कोई जाएगा, कॉस्ट बढ़ेगी, 3,000 रुपए देगी, झटके में खत्म हो जाएगी। तो ये मेरा चिंता है कि ये जब इनको क्या पता नहीं था कि 3,000 रुपए या 4,000 रुपए में गुजारा नहीं चलने वाला, तो जिसने उनको बताया कि तू अरे चिंता क्यों कर रहे, बाकी मैं देख, क्यों देख लोगे भाई, कहां से देख? तो ये जो बाकी मैं देख लूंगा, इसी में सारी कहानी छिपी है। वरना बहुत वाजिब बात आप कह रहे हैं कि अगर कोई बीटेक लड़की या लड़का 3,000 रुपए ग्राम प्रधानी का जो मानदेय मिलता है अगर उसके लिए आ रहा है, तो जो बाकी मैं देख लूंगा वाला जो फैक्टर है वो फिर एक भ्रष्टाचार को मतलब बढ़ावा देगा। लेकिन डॉक्टर साहब, ये जो पॉलिटिक्स में कहते हैं ना कि भाई युवाओं को आगे आना चाहिए, हर नेता यही कहता है युवाओं को आगे आना चाहिए टाइप्स, ये बहुत रटाई बात है। तो अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये युवा कैसे आगे आएंगे, ये कैसे सीखेंगे कि हाँ इस सिस्टम को कैसे जानेंगे, कैसे समझेंगे? हमारे यहाँ ऐसी पॉलिटिकल ट्रेनिंग कोई ऐसी तो है नहीं, कोई व्यवस्था तो है नहीं, या जैसे आप बात कर रहे थे कि कोई पॉलिटिकल वो चीजें सीखनी चाहिए, मतलब सिस्टम को जानना चाहिए, ऐसी कोई ट्रेनिंग इस तरह की अभी कुछ औपचारिक रूप से है नहीं हमारे पास। तो फिर ये कैसे सीखेंगे अगर 20-21 साल के लड़के लड़कियां, अगर हम बोल देंगे कि नहीं यार ये इनका आना मतलब अच्छा संकेत नहीं है, तो फिर ये कैसे जान पाएंगे चीजों को? क्या ये उम्र सही नहीं है आने की? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आना सही नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लीडरशिप हमारे देश के अंदर, जिसमें मैंने अपने राज्य के अंदर हरीश रावत जी बता दिया। हरीश रावत जी बहुत यंग एज में, बल्कि उम्र से कम में ब्लॉक प्रमुख बन गए थे, जब डायरेक्ट इलेक्शन होते होंगे या जो ऐसे भी होते होंगे पहले उस दौर में बन गए थे। बाद में वो केस चला, वो सब एक अलग। मैं कह रहा हूं कि आना चाहिए, मैं उसके खिलाफ नहीं। मेरी समस्या यहाँ पर खड़ी होगी, क्या ये 3,000 रुपए में 4,000 में गुजारा चला पाएंगे, या ये किसी दलदल में फंसने वाले हैं? क्या ये मोटिवेशन इनका सेल्फ होता है? क्या इनका, जैसे बलवीर गुसाई चुनाव लड़े हैं अभी, वो हार गए चुनाव जिला पंचायत, लेकिन बलवीर गुसाई को मैं, बलवंत गुसाई को मैं पिछले कई साल से देख रहा हूँ, लगातार समाज के लिए काम कर रहे हैं। बहुत यंग नहीं है, वो ठीक ठाक एज के हैं, बहुत साल से वो काम कर रहे हैं, और बैजरों में उनकी एक दुकान है जहां से वो काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छी टफ फाइट की है। ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो 23, 24, 25 साल के पिछले 4-5 साल से अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और तब उनको लगा कि हमें ये काम करना चाहिए। वो एक लर्निंग होती है। मैं अभी पिछले कुछ सालों से पर्वतीय क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, ठीक, मेरा तय था कि मैं जब 50+ हो जाऊंगा, 50 हो जाऊंगा, उसके बाद मैं करूंगा, मैं काम। अभी मुझे जाके पता चल रहा है कि समस्याएं क्या क्या है। मुझे लग रहा है कि लाइफ स्किल हमारे बच्चों के अंदर नहीं है, वो सिखानी चाहिए, उनको डिसीजन मेकिंग सिखानी चाहिए, उनको और बहुत सारी पेयर प्रेशर को कैसे झेलना है वो सीखना चाहिए। तो क्या ये 21 साल के बच्चे ने, 22 साल के लड़की ने, 23 साल के लड़की ने वो सब सीख लिया है? क्या उनके पास पिछले 2-3 साल 4 साल में कोई इंटर्नशिप का आइडिया है? ये एक इंटर्नशिप के तौर पे बहुत अच्छा हो सकता है। अब मैं होपफुल हूं कि बहुत अच्छा काम करेंगे, मैं उन पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा हूँ,
मैं सिर्फ उस मोटिवेशनल फैक्टर की बात कर रहा हूँ, जिस मोटिवेशनल फैक्टर, अगर बेरोजगारी से तंग आकर उन्होंने प्रधानी की है तो फिर तो नुकसान। वो किसी मोटिवेशन से आए हैं, जैसे हरीश रावत जी वाले मामले में, कि उनके गांव के प्रधान जो कम पढ़े लिखे थे या अनपढ़ थे, उन्होंने कहा कि आप, मैं तब बनूंगा जब ये एक पढ़ा लिखा लड़का मेरे साथ बनेगा। उस जमाने में लिटरेसी नहीं थी, आज लिटरेसी का जमाना। उस गांव के अंदर और भी कंपटीशन रहा, उस गांव के अंदर कुछ और लोग भी रहे। अगर ये इंटर्नशिप के तौर पे ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वेलकमिंग है। मैं इनसे, इनको मेरी शुभकामनाएं, मैं समाज को शुभकामनाएं जिस समाज ने इनको जिताया है। लेकिन अगर ये दलदल में फंस रहे हैं तो ये मानव संसाधन के एक बेहतर उपयोग के खिलाफ जाएगा। ये उन युवाओं को, अब 5 साल 4 साल 5-6 चुनाव में भी जो युवा आए थे उनका बारे में पता कर लिया जाए वो आज कहाँ है। ये भी एक इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट। तो आपने एक मिसाल बताई भी थी कि एक प्रधान जो है बाद में प्रॉपर्टी डीलर बन गया देहरादून में, गांव से जीत के आया। तो क्या वही खतरा आपको लग रहा है, मतलब जिस तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि 20-21 साल का जो युवा है वो 52-50 साल के जो घाघ जो पंचायत अधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, उनकी चंगुल में फंस जाएं, तो वो ज्यादा डर लग रहा है आपको? इस तरह की आशंका ज्यादा आपको लग रही है? हाँ, वो ज्यादा डर मुझे सता है, क्योंकि मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ जो इस तरह की चीजों में उलझ गए हैं। मैं कई प्रधानों को जानता हूँ व्यक्तिगत तौर पे जो बहुत अच्छे ईमानदार थे, लेकिन उनका कहना है कि स्कीम आएगी कब, जब ब्लॉक के लोगों को चढ़ावा चढ़ेगा, आपका बिल पास नहीं होगा, आपका बजट पास नहीं होगा, वो उसको कैसे करोगे। वो बिमला गुंजियाल जी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है सवाल उठा सके, कर्नल यशपाल नेगी के सामने किसी की हिम्मत नहीं है सवाल उठा सके, लेकिन 20-22 साल के बच्चे को आप कैसे करेंगे जिसको उलझा दिया जाए। क्या समाज, मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि मैं होपफुल हूँ, इनमें से जो बने हैं, इनमें से कोई हरीश रावत बनेगा जो देश में केंद्रीय मंत्री भी बनेंगे और एक साधारण घर से जाके मुख्यमंत्री भी बनेंगे अपने संघर्षों के दम पर। 50 साल से राजनीति में है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ये लोग सब उस तरह के बनेंगे। लेकिन मुझे चिंता इस बात की है कि क्या ये उस दलदल में फंस जाएंगे, क्या ये किसी तरह की इंटर्नशिप कर रहे हैं, क्या इनके पास लर्निंग की वो है। दूसरी बात है, जो मोटिवेशन फैक्टर की जो मैं बात कर रहा हूँ, वो मोटिवेशन फैक्टर क्या था? वो मोटिवेशन फैक्टर राजनीति करना था, मोटिवेशन फैक्टर बेरोजगारी से भागना था, वो मोटिवेशन फैक्टर किसी बूढ़े की अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति था। जैसे जिन लोगों ने अपनी पत्नियों को लड़ाया, उनमें से ज्यादातर वो लोग हैं जिन्होंने अपनी अतृप्त आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपनी पत्नियों को लड़ाया है। ठीक है, उतना गलत भी नहीं है, पर कहीं ना कहीं पंचायत राज कानून का, ये पंचायत राज का जो अधिनियम है, जो उसकी अवधारणा है, जो उसके पीछे का भाव है, उसके खिलाफ ये सारा का सारा जा रहा है, तो ठीक नहीं। स्वतंत्र तौर पे चुनाव क्यों नहीं लड़ सकते? हमारे कैंडिडेट है पूनम कैंतुरा, लोग हमसे, जब हम उनके लिए कैंपेनिंग कर रहे थे, लोग हमसे पूछे थे इनके पति क्या करते हैं। हमने कहा यही तो खासियत है कि आपको उनके पति के बारे में पता नहीं है कि वो क्या करते हैं, यही होना चाहिए। ये थोड़ी कि पत्नी सबको देखा बारी बारी, अब की बार फलाने की बारी, क्या मतलब है कि फलाने जी की फोटो बड़ी लगी हुई है, लोग बोल रहे हैं कौन लड़ रहा है चुनाव, फलाने। मैंने कहा तो महिला सीट है, तब कह रहे नहीं उनकी बारी लड़ रही। वो थोड़ा सा खतरा मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं होपफुल हूँ इनमें से हरीश रावत बनेंगे कुछ लोग, मैं होपफुल हूँ कि इनमें से आगे निकलेंगे कुछ लोग, लेकिन मुझे खतरा यहाँ पर भी। छात्र राजनीति आजकल हो नहीं रही है, जहां से इंटर्नशिप होती थी। हरीश रावत तो छात्र राजनीति से भी आए थे ना, तो इंटर्नशिप हो नहीं रही है कहीं पे, आजकल कोई ट्रेनिंग हो नहीं रही। अब वो सीधे प्रधान जैसा पद, और उसमें के बाद जो घाघ ब्लॉक के अधिकारी हैं या घाघ जो लोग हैं, उनके बीच में वो जाल में से निकलने की जो क्षमता है अगर होगी तो बेहतर हो, एक बेहतर बहुत। तो इसे हम एक हमारे पहाड़ की जो सामाजिक राजनीतिक या जो आर्थिक जो दिक्कतें हैं, क्या हम उससे इसे जोड़ सकते हैं? क्या हमारे पास अवसर, हमारे यूथ के पास अवसर, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही हैं? तो मजबूरी का भी तो हम कह सकते हैं कि एक मजबूरी में ही, मतलब जो मोटिवेशन, आप जिस मोटिवेशन का आप जिक्र कर रहे हैं, तो एक मोटिवेशन तो एक पॉजिटिव फैक्टर है कि हाँ एक मोटिवेट हुआ है कि भाई मैं सब ये करूंगा, लेकिन हमारे सामने अपॉर्चुनिटीज का इश्यू भी तो है। तो उनको लगा कि यार काम नहीं हो पा रहा है, ग्रेजुएशन नहीं हो पा रही है, मतलब पढ़ने के बाद क्या करेगा, सिंपल ग्रेजुएट बंदा क्या करेगा, तो चलो प्रधानी कर लें। तो क्या ये उस तरह हम इसे उस बड़ी समस्या के तौर पर दे सकते हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी नहीं, रोजगार नहीं है? यही तो चिंता की बात है। अगर लोग इस माइंड सेट से आ रहे हैं तो ये ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 3,000 रुपये तनख्वाह है। 3,000 तो अगर कोई बीटेक लड़की है वो ट्यूशन पढ़ा दे तो 5,000 तो 10,000 तो गाँव में कमा ले। अगर ये मोटिवेशन है तो ये खतरनाक है कि भाई और कुछ नहीं है तो यही सही, तो वो खतरनाक
खतरनाक वो नहीं है कि आप सोच के आए कि मुझे राजनीति करनी है इसलिए 20-21 साल में प्रधान बन जाते हैं, 25-26 साल में हम अगली बार क्षेत्र पंचायत के माध्यम ब्लॉक प्रमुख बन जाएंगे और 34-35 में जाके हम विधायक के लिए तैयार हो जाएंगे। वो अच्छी बात है अगर वो माइंडसेट है, और माइंडसेट ये वाला है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि और कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, यही बन जाओ। तो इसमें खतरा ये है कि 21-22 साल की जो बनी है, अगले 5 साल के अंदर 3,000 रुपए से गुजारा तो उनका चलेगा नहीं, तो फिर वो क्या करेंगे? क्या इसमें से कुछ गड़बड़ घोटाला होगा? और तो गड़बड़ घोटाले के बाद जब 26-27 साल के अंदर आते आते वो उस गड़बड़ घोटाले के पकड़ जाल में फंस चुके होंगे, तो उसके बाद पूरा जीवन वो कहाँ चलाएंगे? वो खतरा है। तो पूरे जीवन के लिए क्या हम एक अच्छे भले इंसान को, जिसने बीटेक किया है, जिसने एमए किया है, बीए किया है, जो जिसके अंदर अपार संभावनाएं थी तभी ग्राम प्रधान बनाया गया, जिसके अंदर अपार संभावनाएं थी समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए कुछ काम करने की, उसको हम एक ऐसे दलदल की तरफ ले जा रहे हैं, ये ज्यादा खतरा मुझे महसूस। तो जो अपॉर्चुनिटी वाला आपने प्रश्न किया, ये ज्यादा चिंता, जिसमें संभावनाएं थी देश सेवा करने की और कुछ आगे बढ़ने की, कुछ करियर में कुछ करने की, उसको क्या हम दलदल में तो नहीं फंसा रहे हैं? एक आशंका, बहुत वाजिब आशंका है डॉक्टर प्रेम बावखंडी, क्योंकि एक समाजशास्त्री के तौर पे आपने बहुत करीब से पूरे समाज को देखते हैं, एक आपका नजरिया है। तो ये मुझे भी बहुत आप क्लिक किया आपने जो एक फेसबुक पोस्ट लिखा जो कि भाई मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन वाला मामला जो है। तो हम क्या मतलब आखिर में अगर मैं ये कहूँ डॉक्टर साहब, तो क्या इस लीडरशिप से हम क्या उम्मीद करते हैं, मतलब आगे अगर आपको अभी ओवरऑल क्या दिखता है इस पंचायत चुनाव के सबक क्या दिखते हैं आपको? पंचायत चुनाव से मुझे ये सबक दिख रहा है कि हमें पंचायत राज के जो कानून है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में चर्चा करनी चाहिए। प्रशिक्षण आवश्यक है, इलेक्शन लड़ने से पहले भी कुछ लोगों को प्रशिक्षण लेना चाहिए, एक तो ये बात। दूसरी बात, जो महिलाओं वाला जो मसला है उसमें जनता को भी सोचना चाहिए कि एक स्वतंत्र महिला को ही हमें चुनाव जिताना चाहिए, फलाने की बारी को चुनाव नहीं जिताना चाहिए। जिस महिला की खुद की आइडेंटिटी है उसको चुनाव है, जिस व्यक्ति की खुद की आइडेंटिटी है उसको चुनाव जिताना चाहिए। लड़ना भी उसी को चाहिए, पर चलो अगर कोई लड़ा भी देता अपनी बुआरी को, तो उस बुआरी को वोट ना देके हमें जिसकी स्वतंत्र अपनी खुद की छवि है, जो खुद कुछ कर सकती है, जिसको खुद को पता है चीजों के बारे में, उसको करना। ये जो नया यूथ जीता है उनसे मेरी निवेदन ये रहेगा कि वो इंटर्नशिप करें, वो प्रशिक्षण लें और वो फ्यूचर के बारे में प्लान करें कि हाँ मुझे राजनीति करनी है। एक बात, वो अपने गांव को लेकर एक सेट प्लान डेवलप करें, ये मुझे करना है। वो जो भी अब क्योंकि अगले 5 साल बहुत क्रूशियल होंगे उनके लाइफ में, दोनों तरीके से। तो ये उम्र बड़ी क्रूशियल होती है, उनको शादी करनी है, परिवार बसाना है, लड़कियां हैं उनको ससुराल जाना है, लड़कों को अपना करियर देखना है। तो अगर उन्होंने राजनीतिक करियर ही देखना है तो राजनीतिक करियर में भी उनको गांव को पूरा विश्वास में लेना चाहिए। भाई ये काम इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि फला व्यक्ति मुझसे कमीशन मांग रहा है। अब गांव वाले बताओ कमीशन देना है या नहीं देना, ताकि कल को कोई आटे नहीं लगाए। जो भी बात है पब्लिक में खुलेआम करके करे और उसके बाद ही उससे कुछ फायदा होगा। ये मुझे लग रहा है कि अगर ये कर पाए तो ये बच जाएंगे, नहीं कर पाए तो ये दलदल में फंस जाएंगे, जिस दलदल में एक बड़ा पैमाने पर प्रगतिशील यूथ जो राजनीति में है, जो छोटी मोटी ठेकेदारी, पेटी कॉन्ट्रैक्टर कर रहा है, दारू बेच रहा है, नशा कर रहा है, उसमें ना फंसे। तो इंटर्नशिप इनको करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, लोगों के करियर से जानना चाहिए। 29 विभागों की जो बात है, पंचायत राज का जो अवधारणा है, उस सबको जानना और समझना चाहिए और प्रशिक्षण को बड़ी ईमानदारी से लेना चाहिए। वो हम जैसों के पास आ सकते हैं, वारिस दाऊद जैसों के पास जा सकते हैं जो खुद उस प्रोसेस से निकले। हम जैसों के पास आ सकते हैं जो इन सारे प्रोसेस को जी रहे हैं, समझ रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास जाना चाहिए। ये मुझे दिखाई दे रहा है। और पंचायत राज का कानून का इस बार मैंने जिस तरह देखा है कि अवधारणा को जिस तरह से नुकसान पहुंचाया जा रहा है वो चिंतनीय है। उसको लेकर समाज के जो अन्य लोग हैं, वर्ग हैं, उन सबको इकट्ठा। तो पंचायती राज को जिस तरह नुकसान पहुंचाया जा रहा है बहुत चिंता की बात है। और जो 20-22 साल के युवा पढ़ाई कर रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, प्रोफेशनल डिग्री ले चुके हैं, वो अगर पंचायती राज में का सिस्टम का हिस्सा हो गए हैं तो उन्हें ट्रेनिंग चाहिए, प्रशिक्षण चाहिए और उसके बाद ही उन्हें चीजें समझ में आएंगी। कि वरना एक मकर जाल है जिसमें फंस जाएंगे तो करियर भी बर्बाद। और जो जिस राजनीति में वो आए हैं, जिस सिस्टम में वो आए हैं और जिन लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, वो उनका क्या होगा, उसके क्या मायने होंगे। ये बहुत चिंताएं डॉक्टर प्रेम बावखंडी की बातों में झलकी हैं। तो डॉक्टर साहब बहुत महत्वपूर्ण मसले पे आपने बात की, बहुत डिटेल में आपने समझाया।
आपका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत वैल्यूएबल बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। मैं उम्मीद करूंगा कि आप और मैं चलें इसके बाद किस दिन साथ में, और 2-4 इनसे बात करके आए ग्राम प्रधानों से, मैं साथ चलूंगा। जो युवा ग्राम प्रधान है इनसे बात करते हैं, इन सारे मुद्दों पे इनसे भी चर्चा करते हैं, ताकि एक ट्रेनिंग बहुत बातचीत हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।